या गुप्त काल, उसमें हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आज क्या करेंगे, सबसे पहले सारा रिवीजन करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला है चिट में सारी चीजें ऐड कर दो तो रिवीजन में जो मैच नहीं होगा चिट मैच में। अगर हम ओवरऑल इस डायनेस्टी को देखें तो आप क्या देखोगे, आप देखो लगभग ये 240, क्योंकि श्रीगुप्त नहीं उसको, तो 240 से 550 ईस्वी यानी कि एडी से, ये आफ्टर क्राइस्ट या ईस्वी की बात चलती है, गुप्त काल का एस्टैब्लिशमेंट तब हुआ था। लगभग ये पूरा कालक्रम में देखो हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, बट ये ओवरऑल आप देख सकते हो कि गुप्त जनक की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त का हमें महाराज मिलता है, ठीक है। महाराज इसलिए मिलता है क्योंकि उस जमाने में लोगों को जो बहुत शक्तिशाली राजा होते थे तो उनको सम्राट या महाराजा धीराज बोला जाता, पर श्रीगुप्त का हमें नहीं मिलता। दैट मींस कि श्रीगुप्त ने स्थापना भले की थी पर वास्तविक संस्थापक नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त सामंत वगैरह जो रहते थे उस वक्त तो उनको ही महाराज वगैरह भी दिया जाता था। श्रीगुप्त के बाद अब श्रीगुप्त के कुछ पॉइंट्स हम लोग ने देखे थे। क्या क्या देखा था बताओ। कुषाण, क्योंकि आरबीएससी में सीधा मौर्य और आपका क्या है गुप्त काल है, तो बीच का जो एक कुषाण सातवाहन ये सारा था वो हम लोगों ने स्किप किया है, ठीक है। सो दूसरे कोर्सेज में वो सारी चीजें बताई जाती है, ठीक। अब देखो ये जो सातवाहन थे या आप बोलो कि कुषाण साम्राज्य था, कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद जो खंडहर सारी चीजें जो बची थी वहां पर जो नया साम्राज्य का उदय हुआ वो क्या था आपका गुप्त काल। तो इसका मतलब क्या कि कुषाण और सातवाहनों का जो साम्राज्य क्षेत्र था, जो राज्य क्षेत्र था, वहां पर आपके गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई थी। पहला संस्थापक कौन हुआ, श्रीगुप्त हुआ, ठीक है। अब जब श्रीगुप्त पहला संस्थापक हुआ तो हमें ये श्रीगुप्त के बारे में कहां से पता चलता है, तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था प्रभावती का ताम्रलेख उसने कहां पे किए हैं, हमें ये फिर हम लोगों ने बोला कि अलग अलग व्यूज या अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण से गुप्त क्या थे, लेकिन सबसे ज्यादा गुप्तों को क्या माना जाता था, ब्राह्मण माना जाता था, ठीक है। और ये हम कहां से प्रूफ डालते हैं, ये हम वही प्रभावती के ताम्रलेख से बोलते हैं, क्योंकि ताम्रलेख में ये ब्राह्मण का उल्लेख नहीं किया गया है, धारण गोत्र का उल्लेख किया गया है, धारण गोत्र का उल्लेख किया गया। और धारण गोत्र हमारे कहां पे मिलता है, ब्राह्मण के जो 21 ग्रोथ है स्कंद पुराण के उसमें से एक धारण गोत्र, इसलिए हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि ये ब्राह्मण से। साथ ही साथ जब हम ये पूरा डायनेस्टी देख रहे थे तो डायनेस्टी में हमने क्या देखा था, इन लोगों ने वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया था, ठीक है। और वैदिक धर्म में ब्राह्मण, भागवत, आपके जैन, ये सारे बौद्ध, ये सारी चीजें आ जाती हैं, क्लियर है। तो अच्छा, इसकी उपाधि अगर आप बोल दो तो क्या, महाराज की, तो याद रखना है। साथ ही साथ जो इत्सिंग थे, इत्सिंग क्या है, इत्सिंग एक चीनी यात्री था। इस चीनी यात्री ने क्या लिखा था, हाँ चीनी यात्री था, इसने बोला कि जो श्रीगुप्त था 24 गांव बनाए थे और एक मंदिर बना था। तो ये बात देखना ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, ऑप्शन में ये आपका जो दूसरा वाला चीनी यात्री है ना वो दिया जाएगा। तो इसलिए आपको इत्सिंग याद रखना है, श्रीगुप्त का रिलेशन इत्सिंग के साथ था, चंद्रगुप्त का रिलेशन किसके साथ था, पायन के साथ था, ठीक है। 24 गांव, हाँ 24 गांव उसने उसमें दिए थे। इसके बाद आ गया घटोत्कच। घटोत्कच उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर भी जो आप बोलोगे, देखो घटोत्कच को दूसरा हम लोग इसलिए सेकंड इसके उत्तराधिकारी था इसलिए घटोत्कच का रखते हैं। दूसरी चीज घटोत्कच का टाइमिंग है 280 से 319, पर घटोत्कच का जो उपाधि है वो भी महाराज ही है, क्योंकि वो भी ज्यादा बड़ा नहीं था। भले उसको बोल दिया कि पहला शासक यही था गुप्त काल का, क्योंकि वो पहले उसको सामंत के तौर पे हम लोग ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो फर्स्ट एक्चुअल संस्थापक है वो कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। और उसकी उपाधि हमें क्या मिलती है, महाराजा धीराज। उसकी उपाधि क्या मिलती है, महाराजा धीराज। इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, वो इंपॉर्टेंट शासक रहा होगा, ठीक है, और काफी शक्तिशाली रहा। उसकी शादी किसके साथ हुई थी बताओ, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ। ये एक राजनीतिक वैवाहिक संबंध था, क्योंकि उसकी नीति थी कि विवाह संबंधों के द्वारा राज्य का विस्तार करना, क्लियर है। अच्छा, अब चांदी को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, बता दो, रजत, याद रखो, हाँ रजत बोलो या चांदी बोलो, तो अगर कभी चांदी के सिक्के की जगह रजत के सिक्के आ जाए तो वही बोलना, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले चांदी के सिक्के दिए, और कौन कौन से सिक्के थे, राजा रानी के सिक्के थे, राजा रानी के सिक्के के आगे पीछे अभी हम लोगों ने बोला। उसके बाद चंद्रगुप्त ने कौन सा स्टार्ट किया था, गुप्त संवत स्टार्ट किया था, करवाया था ना, सिक्के भी चलवाए थे, हां लिखा है सीधी सिक्के, हां ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या था इसका, चांदी का सिक्का इंपॉर्टेंट है और राजा रानी का सिक्का इंपॉर्टेंट। राजा रानी को फूल प्रदर्शित करना और अपने विवाह ये तो डिफरेंट केस था। अब इसका चंद्रगुप्त प्रथम का इंपॉर्टेंट क्या था, ये चंद्रगुप्त का देखो टाइमिंग क्या है, 319 से 335, 319 एडी से लेके 335 एडी। अब जब ये एडी है तो 319 टू 20 एडी में जो है, इसका मतलब इसका राज्याभिषेक हुआ चंद्रगुप्त प्रथम का। राज्याभिषेक के साथ साथ उसने क्या स्टार्ट किया, गुप्त संवत, ये याद रखना है। तो जो गुप्त संवत हम लोग लिखते हैं, देखो हमने बहुत सारे अभिलेख लिखा, 61वां गुप्त संवत पे था और एक 91वां गुप्त संवत था, तो दोनों का अंतिम था। तो ये गुप्त संवत स्टार्ट कहां से होता है, 319-20 एडी से स्टार्ट होता है। तो चंद्रगुप्त जो पहला राजा था जिसने गुप्त संवत स्टार्ट करवाया है, क्लियर है ना। अच्छा, अब समुद्रगुप्त पर आ जाओ। समुद्रगुप्त का टाइम क्या है, 335 से लेके 380 तक। ये टाइमिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अच्छा, समुद्रगुप्त की एक उपाधि है कौन सी, पराक्रमांक, लिखा है ना समुद्रगुप्त,
समुद्रगुप्त की इंपॉर्टेंट उपाधि क्या है? पराक्रमांक। समुद्रगुप्त कितना इंपॉर्टेंट था ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसको मैच करते जाना, ठीक है। अब देखो, अच्छा वास्तविक हम लोग किसको कहते हैं संस्थापक? इसका मतलब गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन हो गया? आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, अगर कोई पूछे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने आपके कितने तरह के सिक्के चलवाए, तो याद रखना कौन से? रजत के सिक्के, राजा रानी के सिक्के और हाँ श्री सिक्के चलाए थे, विवाह प्रकार के सिक्के चलवाए थे। तो और राजा रानी के सिक्के वो उसने शादी करने के बाद चलाया, ठीक है। ओके, अब आ जाओ तुम समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किसने शादी की थी? पहले तो देखो समुद्रगुप्त का देखो उसकी उपाधि कौन सी मिलती है? एक तो पराक्रमा और लिच्छवी दौहित्र। लिच्छवी दौहित्र क्योंकि वहां वो नाती था वहां का, ठीक है, क्लियर है। अब देखो मेनली उसका इंपॉर्टेंट कवि कौन था समुद्रगुप्त का? हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का इंपॉर्टेंट कवि था इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इसने जो प्रयाग प्रशस्ति बोलो या इलाहाबाद, क्योंकि अभी उसे प्रयाग बोलते हैं, इलाहाबाद प्रशस्ति, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में क्या जो लिखा हुआ है उसमें किसका उल्लेख मिलता है? समुद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। और इसमें क्या लिखा गया है? प्रशस्ति है, यानी कि समुद्रगुप्त की प्रशंसा लिखी होगी। इसके कवि कौन थे? हरिसेन थे। और उत्खननकर्ता कौन थे? तिलभट्ट। उत्खननकर्ता का पे तिलभट्ट थे, ठीक। साथ में ये जो आपके हरिसेन है ना, ये कौन था? महासंधि विग्रहक, ठीक है। ये महासंधि विग्रहक था किसके? आपके समुद्रगुप्त का, क्लियर। ये सारी चीजें लिख ली हैं हमने। उसके बाद देखिए प्रयाग प्रशस्ति की शैली कौन सी थी? चंपू शैली थी। लैंग्वेज संस्कृत और लिपि ब्राह्मी, ठीक। ये सारी चीजें हो गई। अब समुद्रगुप्त ने आपके जो शासकों को पराजित करने के आप बोलोगे कि एक समूह के रूप में पराजित किया था ना। तो कितने पूरे समुद्रगुप्त के जो विजय नीति है, क्या कहते हैं हम लोग? विजय नीति या विक्ट्री सिस्टम। विजय नीति किसमें है? 5 समूहों में डिवाइड करना है, 5 समूहों में डिवाइड किया ना। और सब चीजों का अलग अलग नाम लिखा। जरा सा मैच करो, क्या क्या था? प्रथम समूह क्या था? ये आपका गंगा यमुना का दोआब था, ठीक है। गंगा यमुना का दोआब था जिसे पराजित करके गुप्त साम्राज्य को स्थापित किया। सबसे पहला राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र था। मगध था ना। ओके, अब देखो दूसरा समूह क्या था? पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में क्या क्या आता है? असम, पश्चिम बंगाल और नेपाल, ठीक है। तृतीय समूह में कौन सा आता है? आठविक राज्य। आठविक राज्य किन्हें कहते हैं हम लोग? जंगली क्षेत्रों को कहते हैं, ठीक है। आठविक राज्य हम लोग किसको कहते हैं? जंगली क्षेत्रों को कहते हैं। चतुर्थ समूह में कौन सा आता है? पूर्वी दक्कन और दक्षिणी भारत, जहां पे उसने 12 शासकों को पराजित किया था। संपूर्ण इंडिया को उसने विक्ट्री पाने के लिए 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट कौन सा था? हाँ कोई बात नहीं, हम लोग हर तरीके से लिख लेंगे ना। प्रथम पार्ट कौन सा था? गंगा यमुना दोआब, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा था? ये पूर्वी ईस्टर्न पार्ट में आपके असम को उसको क्या कहते थे? नहीं, असम और आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये सारे उस साइड के भाग थे। नेपाल, कामा, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे तीसरा समूह आठविक राज्य का होता है, जहाँ पे जंगली क्षेत्रों को कहा जाता है, ठीक है। तीसरा समूह क्या है हमारा? आठविक राज्य। ये आठविक राज्य कहाँ के होते हैं? जंगली क्षेत्रों को, ये भी बोला गया है क्लास में पहले, जंगली क्षेत्र को। और जंगली क्षेत्र आपके कौन कौन से? ये जो विंध्य है ना, विंध्य के आसपास की जगह, ठीक है। पांचवा क्षेत्र हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षिण भारत और दक्कन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से 12 शासकों को पराजित किया था? 12 शासकों को पराजित किया था, ठीक है। अब समुद्रगुप्त आपके लिखिए। अरे बाबू, कामरूप कामाख्या का मंदिर है ना असम में, तो कामरूप प्रदेश, ठीक है। हो गया, आगे बढ़ो। चौथा कौन सा था? राइट, 5 था। चौथा ये ऊपर बताया ना, दक्षिण भारत। 5वां कौन सा? ओ सॉरी, चौथा भी लिखना नहीं, वही 5वां बोल दिया। 5वां समूह है शकों और कुषाणों के नाम। ये आपका जो अफगानिस्तान वाला हिस्सा है ना, वहां पे।
ये हो गया। अब एक और है, लिखिए चंद्रगुप्त कहाँ तक पहुंचा था? तमिलनाडु पर पहुंचा था। तमिलनाडु पर पहुंच के वो जो कांची है ना वहां तक पहुंच चुका था, और वहां पर जो आपके कौन बैठे हैं? पल्लव। तो पल्लवों को अपनी सत्ता स्वीकार करवाई थी। कहाँ पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु के वो कहाँ तक पहुंचा था? कांची। कांची में किसको? पल्लव। पल्लवों को प्रशासन स्वीकार करवाया। इधर श्रीलंका चला गया था, इधर श्रीलंका गया था कि नहीं? श्रीलंका भी जा चुका था, हमने बोला था वहां पे क्या नीति अपनाई थी, वो भी सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। चलो ये हो गया ना। इधर देखो पांचवा समूह उसका शकों और कुषाणों का था। शकों और कुषाणों का, जहां पर वो अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर राज किया था। अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर राज किया था। ठीक है। अब समुद्रगुप्त के सिक्के कौन कौन से थे? 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। ठीक है। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिसमें गरुड़ सिक्का सबसे इंपॉर्टेंट था। और गुप्त राजवंश का प्रतीक क्या था? गरुड़। ठीक है। गुप्त राजवंश का प्रतीक क्या था? गरुड़ था। और गरुड़ के जो सिक्के थे वो किसने चलाए? समुद्रगुप्त ने चलाए। और वो काफी प्रसिद्ध जो सिक्का था वो गरुड़ का सिक्का ही था। उसने बहुत सारे अश्वमेध वो भी करवाया था, यज्ञ करवाया था। साथ में वीणा बजाता था। हाँ, तो इसने इसका मतलब 6 प्रकार के सिक्के, गरुड़ के सिक्के, अश्वमेध के प्रकार के सिक्के और वीणा वादन प्रकार के सिक्के, 6 सिक्के चलवाए थे ना। धनुर्धर के सिक्के, परशु के चित्र, परशु वाले चित्र के सिक्के, लिखो कितने? 6 प्रकार। समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलवाए। 6 प्रकार के सिक्के। ठीक है। 6 प्रकार के सिक्के में सबसे पहला जो फेमस आपका प्रसिद्ध सिक्का था वो गरुड़ का था। गरुड़ का। क्यों गरुड़ सिक्के? क्योंकि गरुड़ क्या था? गरुड़ आपके गुप्त वंश का क्या था? राजप्रतीक था। दूसरा आपका कौन सा चित्र है बताओ? आपके अश्वमेध प्रकार के सिक्के, अश्वमेध प्रकार। तीसरा आपका वीणा वादन, वीणा वादन, क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छा वीणा वादन करता था। वीणा वादन प्रकार के चित्र। चौथा आपका धनुर्धर, धनुर्धर। ठीक है। पांचवा आपका पार्श्व, और छठा आपका व्याघ्र, व्याघ्र। ठीक है। वर्षु, वर्षु और व्याघ्रहंता प्रकार। तो इन 6 प्रकार के सिक्के जो है किसने चलाए थे? समुद्रगुप्त ने चलाए थे। ठीक है। क्लियर है ना? तो समुद्रगुप्त ने आपके अश्वमेध प्रकार के सिक्के तो चलवाए थे, लेकिन जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति, ये प्रयाग प्रशस्ति किस चीज की है? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। प्रशंसा की गई है ना। तो लेकिन इसमें क्या है? अश्वमेध यज्ञ का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। जबकि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, किससे पता चलता है? प्रभावती के प्रशस्ति से, जो कि पूर्ण प्रशस्ति है, ताम्रलेख है, ताम्रलेख से। क्लियर है? ओके। अब ये हो गया। इसके बाद कौन आया था? इसका रामगुप्त आया था। रामगुप्त क्या था? एक बहुत ही कमजोर किस्म का राजा था। तो रामगुप्त के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव देवी। ध्रुव देवी था। ध्रुव देवी को कौन उठा ले गया था? शक उठा ले गए थे। तो समुद्रगुप्त ने शकों के शिविर में जाकर शकों को मारा और अपने भाई को भी, हाँ, और उसकी पत्नी से विवाह किया, क्योंकि वो सोचा था कमजोर राजा हमारे राजवंश को खत्म कर देगा। जो अपनी पत्नी का ही रक्षा नहीं कर सका, वो पूरा का पूरा साम्राज्य की क्या रक्षा करेगा? नेक्स्ट हम लोग आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम पीरियड क्या है? 375 से लेके 412। तो अब देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ना, ये जो गुप्त साम्राज्य था ना, वो आपका अपने चरम सीमा पर था। मतलब आप जब बोलते हो किसी डायनेस्टी को कि स्वर्ण काल, तो ये जो आपका है ना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे ये स्वर्ण काल था। क्यों? अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहली बात तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी कौन थी? प्रभावती। और ये जो आपके शक थे ना, आखिरी सांस वो किसके डायनेस्टी में लिए थे? आपके चंद्रगुप्त द्वितीय की डायनेस्टी में। तो आप थोड़ा सा मिला लो। पहला तो आप देखोगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय उपाधियां कौन सी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। इसकी अगर उपाधियां देखें तो कौन सी है? मेन उपाधियां। इसकी सर्वप्रथम उपाधि कौन सी है आपकी? विक्रमादित्य। ठीक है। विक्रमादित्य इसकी, और चरम सीमा बता, चरम सीमा यानी कि गुड, एकदम स्वर्णकाल टाइप का, स्वर्णकाल टाइप का इसी के समय में था। कौन था? गुप्त राजवंश। तो इसकी 2 प्रमुख उपाधियां हमें मिलती है। कौन कौन सी? इसकी एक उपाधि और मिलती है, परमेश्वर। ठीक है। परमेश्वर किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसकी बेटी का नाम क्या था? पुत्री। इसकी पुत्री कौन थी? प्रभावती। प्रभावती। और पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? वाकट प्रदेश, वाकट वंश के राजा। वाकट वंश कहां पर था? सिचुएटेड आपके महाराष्ट्र में था। ठीक है। महाराष्ट्र में था। और इसको जीतना कहां था? ये एक ऐसा विवाह था, पॉलिटिकल विवाह था ना, राजनीतिक विवाह था। और जीतना कहां था? गुजरात में। जो शक बैठे थे,
उनको, तो विवाह किसके साथ हुआ? सेन रुद्रसेन के द्वितीय के साथ, ठीक है। और साथ में शवों को वहां पर हराया था, ठीक। ये सारी चीजें हमने देखी है। इसके बाद सुनिए, साथ में हमें इसके रिलेटेड कहां पे कौन सा लेख मिलता है? महरौली का लौह स्तंभ लेख, ठीक है। वहां पर किसकी देखो, महरौली का लौह स्तंभ लेख मिलता है, ठीक है। उसमें राजा का नाम क्या मिलता है? राजा का नाम सिर्फ और सिर्फ चंद्र लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है? चंद्र लेख। तो इसका मैचिंग करके देखा जाता है तो ये हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का मिलता है। और इसमें क्या मिला था? इसमें ये मिलना आपका बताया गया कि इसने बाहलिकों की को पराजित किया था। इसके अनुसार इसने बाहलिकों को पराजित किया था। डिफीटेड। ये होने की सबकी था या कुछ और था? मुद्राओं का उल्लेख किया है, चलाया था 2 प्रकार के, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, इसने किसको? अवंती को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। अवंती को अपनी दूसरी राजधानी बनाई ना, उज्जैन, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक तो इसका अब आ जाओ इसके रत्नों के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के आप बोलना दरबार के रत्न, या कहीं कहीं पर आप नवरत्न भी सुन सकते हो। चंद्रगुप्त के दरबार के नवरत्न। अच्छा, अब ये जो उज्जैन वाला दरबार था ना, उज्जैन के दरबार में इसके 2 इंपॉर्टेंट विद्वान थे, काफी प्रचलित 2 इंपॉर्टेंट विद्वान हैं। कौन कौन? कालिदास और अमर सिंह। कालिदास और अमर सिंह क्या है इसके? कहाँ के? उज्जैन, ठीक है। कहाँ के हैं? उज्जैन। या आप ब्रैकेट में अवंती को दूसरी राजधानी वहां के दरबार में। तो कुल मिला के जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इसमें इसके दरबार में नवरत्न थे। तो पहला क्या क्या हो गया? कालिदास हो गया। शुरू से ही देखते हैं, हरिशेन तो था ही, हरिशेन। फिर आपका बराहमिहिर। तो हम लोग एक एक चीज रिलेट करके देखते हैं। पहला आप देखो, कालिदास नवरत्न, ठीक है। तो पहला अगर मैं कालिदास लिखूं, तो कालिदास क्या क्या लिखते हैं? नाटक लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तो इसकी सबसे प्रमुख क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, और क्या है? मेघदूत, ठीक। फिर हरिशेन आ गए। हरिशेन बहुत सारी कविता लिखे हैं, तो इसकी एक हरिशेन, ये कौन थे? कविराज थे, तो कविता इसकी एक रचना है, ठीक है। तीसरे नंबर पर वराहमिहिर, ठीक है। तीसरे नंबर पर लिखो वराहमिहिर। तो ये एक्चुअली खगोलवेत्ता थे। ये क्या थे? खगोलवेत्ता थे। और इन्होंने एक बृहद संहिता नाम की एक पुस्तक लिखी। खगोलवेत्ता यानी कि जो आपके एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, तो ही वाज द एस्ट्रोनॉमर। किसके ऊपर लिखे थे? खगोल विज्ञान, ठीक है। और इनकी बुक का बृहद संहिता, ठीक। वररुचि व्याकरण के व्याकरण। और ये किसकी बुक लिखी है? संस्कृत व्याकरण के ऊपर लिखा है, ठीक है। 5वें नंबर पर देखा धन्वंतरि। चिकित्सा के विज्ञान थे, चिकित्सा रिलेटेड पुस्तक लिखते थे। तो ऑब्वियस ही बात है, वो आयुर्वेद की बुक लिखे हैं। आयुर्वेद से रिलेटेड बुक्स लिखे हैं, ठीक है, जिसमें ये चिकित्सा पुस्तक लिखे। फिर शपड़क 6वें नंबर पर शपड़क एक्चुअली किसके थे? किसके रिलेटेड बुक थे? ज्योतिष रिलेटेड बुक लिखे थे। शंकु वास्तुकला से रिलेटेड बुक्स लिखते थे, वास्तुकला, ठीक। भट्ट, ठीक है, जो कि मंत्र शास्त्र के ऊपर बुक लिखे, मंत्र शास्त्र। और तो इस वास्तुकला के ऊपर रिलेटेड। सो दीज आर योर आप कालिदास। तो देखो, कालिदास ने तो बहुत सारी रचनाएं की, जिसमें उसके महाकाव्य थे। हेडिंग डालिए महाकाव्य। रघुवंश व कुमार संभव काव्य, ठीक है। दूत व ऋतु संहार, ठीक है। हम आपको बोल रहे हैं नाट्य, ठीक है। नाट्य में अभिज्ञान शाकुंतलम। दूसरे नंबर पर देखिए विक्रमो की शीरियम, ठीक है। ठीक है। और ये तीसरा वाला तो अभिज्ञान शाकुंतलम हम लोग जानते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक। ये आपके कालिदास की रचनाएं हैं। लेकिन एक धन्वंतरि भी थे। धन्वंतरि किससे रिलेटेड थे? आपके चिकित्सा के तरफ। धन्वंतरि के ग्रंथ लिखिए, धन्वंतरि की रचना है नवनीतकम, ठीक है। और ये किसके थे? चिकित्सा के थे। व लघु जातक, ठीक है। और बृहद संहिता,
ये सब उसकी बुक्स है। किसकी बुक्स है? द्वितीय के काल में आपके जो फाहियान आया था वो किस रास्ते से? स्थल मार्ग से आया था और जलीय मार्ग से गया था। तो जलीय मार्ग से वो बंगाल होते हुए गया था। बंगाल की किस बंदरगाह से होते हुए लिखा था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। अगर नहीं लिखवाया है बंदरगाह का नाम तो लिख दो, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। ठीक है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह बंगाल में, इससे होते हुए वो कहाँ गया? आपके वापस चीन को चला गया। क्लियर? तो इतना तक हमारा क्या है? और आपका चंद्रगुप्त द्वितीय है। क्लियर? ये थोड़ा सा याद रखना है।